हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम यहाँ पर तैयारी करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जहाँ पर हम नेट जेआरएफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। हम कर रहे हैं यूनिट 3। इससे पहले हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है, जो थी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम करेंगे क्लास सेकंड यूनिट 3 की, जो है आपकी यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो है आपकी यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की आज हम सेकंड क्लास करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास करी है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो फर्स्ट क्लास को देख लें। उसके बाद सेकंड क्लास हम आज करेंगे, जिसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड क्या होती है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ डिमांड क्या हैं, डिमांड मूविंग क्या है, डिमांड शिफ्ट क्या है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो इससे पहले फर्स्ट यूनिट जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे भी आप मेरा चैनल सर्च करके कॉमर्स हब विद भारती, इससे भी आप उस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या होता है देखते हैं। डिमांड एनालिसिस रेफर to the process of understanding and evaluating consumer demand of a product or services in a given market। क्या मतलब होता है कि आपके जो गिवन मार्केट है, मार्केट के अंदर जो आपके प्रोडक्ट हैं, किससे रिलेटेड, आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कोई भी आपके प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट की जो है कंज्यूमर किस तरह से डिमांड करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, हमने उनको इवेलुएट करना है, हमने उनको अंडरस्टैंड करना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिमांड एनालिसिस। क्या बोलते हैं, डिमांड एनालिसिस। मतलब क्या हो गया कि आपकी जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर बाजार में आपकी जो भी वस्तुएं हैं, आपके जो भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, कि उन सब वस्तुओं और सेवाओं की कंज्यूमर किस तरह से डिमांड कर रहे हैं। हमने इसी चीज़ को देखना है, किस तरह से डिमांड की जा रही है, उसी डिमांड का इवेलुएट हमने करना है, मूल्यांकन करना है एंड उसको समझना है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिमांड एनालिसिस। क्या बोलते हो, डिमांड एनालिसिस। किस प्रोसेस को बोलते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानना है, तो आप जो आपकी मार्केट है वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूमर किस तरह से डिमांड कर रहे हैं, उसी डिमांड को हमने इवेलुएट करना है, अंडरस्टैंड करना है। इसी प्रोसेस को आप डिमांड एनालिसिस बोलते हो कि डिमांड के बारे में आपने विश्लेषण करना है, कहाँ से आपकी डिमांड आ रही है, कितनी आ रही है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज से आपको डिमांड आ रही है, इसके बारे में जानना आपका क्या कहलाएगा, डिमांड एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग फैक्टर सच एज कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब इसमें किस फैक्टर्स को स्टडी किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें स्टडी किए जाएंगे, जिनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। कैसे हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि कस्टमर जो हैं कौन सी वस्तुओं को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस के ऊपर कस्टमर्स ने कौन सी वस्तुएं रखी हैं। परचेजिंग बिहेवियर वो किस तरह से कर रहे हैं। प्राइस सेंसिटिविटी, अब प्राइस, कौन से प्राइस के ऊपर वो कौन सी वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं। मार्केट ट्रेंड, मार्केट में किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, और बाहरी तत्वों से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बिहेव हम करते हैं, इन सब चीज़ों के फैक्टरों को हम स्टडी करते हैं। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास फैक्टर्स हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसमें, डिमांड एनालिसिस में। तो इसको आप बोलते हो डिमांड एनालिसिस। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास डिमांड। नाउ व्हाट इज द डिमांड। डिमांड क्या होती है, वस्तुओं तो आप खरीद लोगे, ये भी पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी है किसी वस्तु की। अब डिमांड होता क्या है, डिमांड क्या है, मांग। अब आपकी जो मांग है, मांग होता क्या है, आप कैसे मांग करोगे, क्या पता चलेगा कि इन वस्तुओं की ये मांग है, कैसे पता चलेगा। ये किस तरह से पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जो आपकी डिमांड होती है, मांग होती है, वो कैसे बनेगी, किस किस चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। डिज़ायर को, एबिलिटी टू पे को, विलिंगनेस टू पे को। एक तो आपकी इस वस्तु को लेने का डिज़ायर होना चाहिए, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को परचेज करने का डिज़ायर है कि नहीं, आपका यही गोल है, आपने इन्हीं ही वस्तुओं को परचेज करना है, ये हो गया डिज़ायर।
साथ में आपको क्या चाहिए, वांट्स चाहिए। क्या आप उस वस्तु को खरीदना भी चाहते हो, वांट्स आ गया। नेक्स्ट आपके पास आता है एबिलिटी टू पे। जो भी आप चीज को परचेज करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज करोगे, उस वस्तु को पे करने की एबिलिटी भी आपके पास है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपए का पेन है, ठीक है, आपको वो परचेज करना है, तो क्या आप 10 ही रुपए के ऊपर, उसी कीमत के ऊपर जो बाजार में प्रचलित है, उसको पे कर सकते हो। एबिलिटी है आपके पास पे करने की। एंड विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है कि क्या आप उसके लिए 10 रुपए दे दोगे या नहीं दोगे। तो इन सब चीजों को मिलकर आपकी क्या बनती है, डिमांड बनती है। It is the quantity of goods or services that consumers are willing and able to buy at given price इन अ गिवन टाइम पीरियड। क्या मतलब होगा, एक टाइम पीरियड के अंदर एक कंज्यूमर क्या करेगा, किसी वस्तु को, किसी सर्विसेज को परचेज करना चाहेगा, और उस वस्तु को परचेज करने की विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे उसके पास होनी चाहिए। डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। किससे रिलेटेड होती है, प्राइस एंड टाइम से। मतलब कि एक बाजार के अंदर जो भी आपकी वस्तु है, सेवा है, जिसको आप परचेज करना चाहते हो, आप कैसे वो आपकी मांग बनेगी। मांग वो आपकी तब बनेगी जब आप बाजार में प्रचलित कीमत के ऊपर उस वस्तु को खरीदना चाहते हो, आपको उसको खरीदने की इच्छा भी है, आपको उसको खरीदने के लिए जो कीमत है उसी के ऊपर आप उसको खरीदना चाहते हो, और साथ में आप उसके लिए इतने पैसे पे भी करोगे, और डिजायर भी आपका है। तो इन सब चीजों को मिलाकर आपकी डिमांड बनेगी। मान लीजिए आपके पास क्या है, 1000 रुपए है। अब आपको क्या करना है, 1000 रुपए का, मान लीजिए किसी को जैकेट परचेज करनी है 1000 रुपए की, ठीक है। अब क्या है, अब आपको वो खरीदनी है, आपकी इच्छा भी है, आपकी इच्छा भी है, वांट्स भी है, आप चाहते भी हो कि आप वो जैकेट खरीदो, और आपके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये की वो जैकेट है, आप अवेलेबल भी हो, एबिलिटी है आपके पास उसको पे करने की, ठीक है, और विलिंगनेस, आप देना भी चाहते हो उसको। तो इस तरह से वो आपकी डिमांड बनेगी, उस जैकेट को परचेज करने की वो आपकी डिमांड होगी। ये आपकी डिमांड होती है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है, लेकिन जैकेट कितने की है, 1000 रुपये है, आप 1000 रुपये की है, आप उसको परचेज करना चाहते हो, लेकिन आपके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, आप उसके लिए 1000 रुपये पे नहीं कर पाओगे जो प्रचलित कीमत मार्केट में उसकी चली हुई है, तब ये आपकी डिमांड नहीं बन पाएगी। जब आपकी डिमांड आती है, या डिमांड आपकी जब होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विस से रिगार्डिंग, तो उसको परचेज करने के लिए इन सब फैक्टर को जोड़ा जाता है, इन सब फैक्टर को मिलाया जाता है, तभी वो आपकी डिमांड बनती है, अन्यथा वो आपकी डिमांड नहीं होती है। या तो आप उसको वांट्स बोल सकते हो, डिजायर बोल सकते हो, लेकिन वो आपकी डिमांड नहीं होगी। सो आई होप आपको डिमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हमारे दो ही मेन फैक्टर होते हैं, जो है डिमांड एंड जो है सप्लाई। सो डिमांड के बारे में, कंज्यूमर के बारे में आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि मांग के निर्धारित तत्व। किन चीज़ों से पता चलेगा कि ये आपकी मांग है, कि आपकी डिमांड आप कर रहे हो, किन चीज़ों से पता चलेगा। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस। कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, एक वस्तु की गुड्स कितनी है, सर्विसेज कितनी है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जानना आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आपकी डिमांड किन किन फैक्टर से होगी, किन किन चीज़ों से आपकी डिमांड के बारे में पता चलेगा है या नहीं। तो प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर की कैसे मेंटेलिटी होती है, किस तरह का कंज्यूमर चाहता है। कंज्यूमर चाहता है कि जब किसी वस्तु के प्राइस कम हो, या क्या होता है जनरली, जब आपकी वस्तु की कीमत जो होती है ज़्यादा होती है, वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, तब उसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि आपकी जो डिमांड एंड प्राइस होता है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब आपके पास कम पैसे होते हैं तो आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ों को परचेज करना चाहते हो। वैसे भी ऐसे भी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है, आजकल क्या है, सर्दियां हैं, तो सर्दियों के टाइम में क्या है, सर्दियां हैं, अब सर्दियों के टाइम में गर्म कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो आपके गर्मियों के कपड़े हैं उनकी डिमांड कम है अभी के टाइम में। अब जैसे जैसे आप गर्मियों के कपड़े अभी परचेज करोगे तो आपको कम कीमत के ऊपर वो मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है।
जिस टाइम पर जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी टाइम पर उस चीज़ की प्राइस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये ऐसा आपका जनरली देखा जाता है। तो प्राइस ऑफ गुड्स होता है वो भी आपकी डिमांड को निर्धारित करता है कि क्या होता है, जब आपके प्राइस ज़्यादा होते हैं तब आपकी डिमांड कम होती है, जब आपके प्राइस कम होते हैं तब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये भी आपकी क्या करेंगे, ये आपकी डिमांड को निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर जो होता है वो भी आपकी डिमांड को निर्धारित करेंगे। जिन कंज्यूमर की हाई इनकम होगी वो इंक्रीज करेंगे डिमांड को फॉर नॉर्मल गुड्स के लिए, बट रिड्यूस डिमांड्स फॉर इन्फीरियर गुड्स। लेकिन अगर कंज्यूमर की मान लीजिए इनकम हाई होगी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। इन्फीरियर क्या होता है, निम्न कोटि की वस्तुओं को आप इन्फीरियर गुड्स बोलते हो। तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, हाई इनकम होगी तो वो हाई गुड्स की डिमांड करेंगे, हाई नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेंगे, लेकिन जो आपकी निम्न कोटि की वस्तु होती है उनको वो परचेज नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो भी डिमांड को आपको निर्धारित करती है, डिटर्मिनेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपकी दो तरह की गुड्स आती हैं, एक आती है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, एक आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है विस्थापित या प्रतिस्थापित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसको एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि टी और कॉफी। मान लीजिए यदि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लीजिए टी का प्राइस जब बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा, एक की अगर डिमांड, एक का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक के प्राइस राइज होने से डिमांड फॉर द अदर गुड्स इंक्रीज। तो अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे की विस्थापित, एक दूसरे के जो है उसको पूरा कर देती है। कि अगर आप एक को यूज विस्थापित कर देती है, वो प्रतिस्थापित करती है एक चीज को। टी को अगर आप टी की जगह पर आप कॉफी को यूज कर सकते हो ना, पी सकते हो ना टी की जगह कॉफी, वो सिमिलर ही होती है। अगर टी की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो आप कॉफी को ज्यादा परचेज करोगे, तो ये भी आपकी डिमांड को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी क्या होती है, पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करके चलती हैं। जैसे कि आपका पेन और स्याही है, जैसे आपका कार एंड फ्यूल है। अगर आपकी कार के प्राइस बढ़ जाएंगे, कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगा, कार के प्राइस बढ़ने से फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। कैसे होगा, कार के प्राइस बढ़ जाएंगे, लोग कार परचेज नहीं करेंगे, कार परचेज नहीं करेंगे तो फ्यूल आपका नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि फ्यूल आपका कार्स में पड़ेगा, और कार जो है जब नहीं चलेगी, कार कोई नहीं खरीदेगा, उसके प्राइस जब बढ़ जाएंगे तो फ्यूल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। अब जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस होते हैं या टेस्ट होते हैं वो भी आपकी डिमांड को निर्धारित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर चेंज इन ट्रेंड्स में चेंज आ जाता है। जो कंज्यूमर पहले कुछ और परचेज कर रहे थे अब वो कुछ और डिमांड करने लगते हैं। एडवर्टीजमेंट से भी वो क्या करते हैं, अपने टेस्ट को चेंज करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और कंज्यूमर एटीट्यूड कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। अगर कंज्यूमर का एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है वो भी आपकी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ये भी आपकी डिमांड को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में आपके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे तो वे क्या करेंगे, अभी एट द प्रेजेंट टाइम वे ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे, ज़्यादा वस्तुओं को वो परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, कम हो जाएंगे फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो अभी वो परचेज को डिले कर देंगे। तो ये भी आपकी क्या करता है, डिमांड को डिटर्मिनेट करता है, मांग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट वन आता है आपका पॉपुलेशन एंड मार्केट साइज। अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, मोर पोटेंशियल है बायर के पास, तो वो ज़्यादा डिमांड को इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा वो डिमांड करेंगे किसी भी चीज़ की, क्योंकि लार्ज आपके पास पॉपुलेशन है और मोर पोटेंशियल है बायर्स का। इसके लिए क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। क्या आता है, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती हैं, टैक्सेस सरकार लगा देती है, सब्सिडीज देती है, कभी कभी सरकारें टैक्सेस को कम करती है, सब्सिडियां कम करती हैं, सब्सिडियां देती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती हैं डिमांड। तो ये भी आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है। टैक्सेस अगर ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। सब्सिडी अगर किसी इंडस्ट्री को दे देंगे, सब्सिडी देने के उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, कॉस्ट कम आने से वो सस्ते हो जाएंगे, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो ये चीज़ें भी हैं जो आपकी डिमांड को क्या करती हैं, डिमांड को इफेक्ट करती हैं या डिमांड को आपकी
डिटर्मिनेंट्स करती हैं। लास्ट पॉइंट आपके पास आता है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर्स क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक सर्टेन सीजन के अंदर ही बिकती है, सर्टेन सीजन में ही चलती है। जैसे अम्ब्रेला है, जैसे आपकी छाता होता है, वो रेनी सीजन में ही उसकी डिमांड होगी। और आइसक्रीम इन समर, और आइसक्रीम की डिमांड आपकी समर में ही, गर्मियों में ही ज़्यादा होगी। तो सीजनल फैक्टर भी, जैसे ऊनी कपड़े होते हैं उनकी डिमांड सर्दियों में ही ज़्यादा होगी, और जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं उनकी डिमांड कब होगी, जब आपकी गर्मियाँ पड़ेंगी। तो सीजनली डिमांड भी होती है, सीजन का फैक्टर भी हो जाता है, उस सर्टेन सीजन में उसकी डिमांड को बढ़ाता है। सो ये आपके पास कुछ आपके पास ये पॉइंट्स थे जो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके पास डिमांड शेड्यूल। नाउ व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल आपका ऐसा होता है कि ये आपका क्या बताता है, ये आपकी डिमांड को बताता है कि टेबल के थ्रू और ये शो करता है। कैसे डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इज अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट दोज वेरियस प्राइस पॉइंट्स। कि आपकी जो वस्तुएं हैं और आपकी जो सेवाएं हैं ना, वस्तुएं एंड सेवाओं की कितनी डिमांड की जा रही है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। जो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड की जाती है वो कौन से प्राइस के ऊपर की जाती है। ये डिफरेंट प्राइस होते हैं, डिफरेंट प्राइस के ऊपर कंज्यूमर किस तरह से डिफरेंट डिमांड करते हैं। अब उसके रिलेशनशिप को देखा जाता है, जिसको एक टेबल के थ्रू शो किया जाता है, जिसको आप बोलते हो डिमांड शेड्यूल। की अनुसूची बना दी हमने कि कौन से कंज्यूमर है, कितने कंज्यूमरों ने, या कंज्यूमर किस तरह से क्या करते हैं। डिफरेंट प्राइस के ऊपर अलग अलग प्राइस होंगे, या अलग अलग प्राइस के ऊपर आपकी अलग अलग डिमांड होगी। तो उस प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जब आप देखोगे और उसको एक टेबल के थ्रू शो करोगे, उसको आप बोलोगे डिमांड शेड्यूल। It typically reflect how much a product consumer are willing to buy at different prices। अब ये क्या आपको दिखाता है कि एक कंज्यूमर होता है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी चीज़ों को विलिंग पे करने के लिए पे वो उसकी कर सकता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अ डिमांड शेड्यूल इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। अब डिमांड शेड्यूल जो होता है आपका 2 टाइप्स में होता है। कौन कौन से? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आपका ये बताता है, जो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है वो आपका ये बताता है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर किस तरह से डिमांड करता है। तो आप यहाँ पर एक ही कंज्यूमर का, एक ही इंडिविजुअल कंज्यूमर को आप शेड्यूल देखोगे, उसी का ही टेबल आप देखोगे। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि एंटायर मार्केट में टोटल कंज्यूमर जो आपके जितने भी हैं, ऑल कंज्यूमर ने एक मार्केट के अंदर वेरियस प्राइस के ऊपर, बहुत सारे डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिफरेंट वस्तुओं की एंड सर्विसेज की डिमांड किस तरह से की है। तो यह क्या शोज द टोटल डिमांड। इसने क्या किया, पूरी डिमांड को बताया एक मार्केट के अंदर जो वेरियस प्राइस लेवल्स के ऊपर उपलब्ध है ऑफ अ गुड और सर्विसेज फ्रॉम ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट एट वेरियस प्राइस लेवल्स। कि क्या हुआ मार्केट डिमांड शेड्यूल में कि जो आपकी पूरी एंटायर डिमांड आपकी कितनी हुई है, टोटल डिमांड को इसने बताया कि डिफरेंट जो आपके प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट वेरियस प्राइस लेवल के ऊपर आपकी एक टोटल डिमांड क्या हुई है पूरी मार्केट में, उसको आप मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलोगे कि पूरी मार्केट को आप यहाँ पर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल डिमांड शेड्यूल फॉर अ प्रोडक्ट कुड लुक लाइक। एक सिंपल डिमांड है आपकी, सिंगल डिमांड, वो आपकी किस तरह से हो सकती है। जब आपके प्राइस 10 रुपए हैं तब आप कितनी डिमांड कर रहे हो, 100 वस्तुओं की या 100 प्रोडक्ट की आप डिमांड कर रहे हो। जब आपके प्राइस 40 हो जाते हैं तब आप 40 वस्तुओं की डिमांड कर रहे हो। मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है, डिमांड आपकी रिड्यूस हो रही है। प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड रिड्यूस हो रही है। तो वही हमने पढ़ा ना, डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड की जाती है। अगर आपके पास 10 आपका प्राइस है तो 100 क्वांटिटी की डिमांड है, 20 अगर आपका प्राइस है तो 80 क्वांटिटी की डिमांड है, 30 आपका प्राइस है तो 60 क्वांटिटी की डिमांड है, 40 आपका प्राइस है तो 40 क्वांटिटी की डिमांड है। तो डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड की जाती है। अब इसी को ही आप एक टेबल के थ्रू जब देखोगे, इसी को ही आप जब टेबल के थ्रू देखोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, डिमांड शेड्यूल। उसको आप क्या बोलोगे, डिमांड शेड्यूल। और जब इन सबको कंबाइन करके देख लिया जाएगा तब उसको आप बोलोगे मार्केट क्वांटिटी डिमांड, जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है।
इन दिस केस द प्राइस इंक्रीजेज, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज और सब चीज़ों में ऐसा ही हो रहा है। तो इसको आप बोलते हो डिमांड शेड्यूल। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल आर द सेम, बट जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है उसको आप टेबल के थ्रू शो करते हो। डिमांड कर्व के बीच में भी आप रिलेशनशिप ही देखते हो बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। कि एक कंज्यूमर के द्वारा, एक कंज्यूमर जो है उसके द्वारा प्राइस के ऊपर, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है उसके ऊपर, मतलब एक प्राइस के ऊपर डिफरेंट, या एक प्राइस के ऊपर कितनी वस्तुओं की या सर्विसेज की डिमांड आपसे की जा रही है। इट इज टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा होता है, डाउनवर्ड की ओर इसका स्लोप बनता है डिमांड का, इंडिकेटिंग दैट एज द प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज एंड वॉइस वर्सा। क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्राइस कम हुए वैसे आपकी डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे आपके प्राइस इंक्रीज हुए वैसे वैसे आपकी डिमांड डिक्रीज हुई। तो डिमांड कर्व भी आपका वही रिलेशनशिप दिखाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी करी जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज की एक सर्टेन प्राइस के अंदर, वहां पर डिफरेंट प्राइस के अंदर, यहाँ पे सर्टेन प्राइस के अंदर। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। कि एक कंज्यूमर जो होता है वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, होल्डिंग ऑल एल्स कांस्टेंट, और इसके अतिरिक्त और सब चीजें कांस्टेंट है, बस वो प्राइस, डिफरेंट प्राइस से आपका चेंज हो रहा है, प्राइस के ऊपर आप क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, बाकी की और जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है। इट शोज हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंज फॉर एन इंडिविजुअल। कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए डिमांड किस तरह से चेंज होगी यदि उसके प्राइस चेंज होते हैं। तो ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है इंडिविजुअल कर्व। ये आता है इंडिविजुअल कर्व, जिसमें आप देखोगे इंडिविजुअल में कि आपके जहाँ पर प्राइस 10 रुपये थे, 10 रुपीज़ आपके थे प्राइस, तो अब वहाँ 2 क्वांटिटी की डिमांडेड कर रहे, 2 प्रोडक्ट या 2 यूनिट्स की आप डिमांड कर रहे थे। जब आपके प्राइस 2 हो गए तब आप 10 क्वांटिटी की डिमांड करके डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, किसके द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा, जिसको आप बोलते हो इंडिविजुअल कर्व। नेक्स्ट आप देखते हो तो ये टेबल शो कर रहा है जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तब डिमांड इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है वही ये वाइस वर्सा आपका होता है। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व आप क्या बोलोगे, टोटल डिमांड, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस, वही चीज है। अब टोटल क्वांटिटी डिमांडेड आप देखेंगे बाय ऑल कंज्यूमर के द्वारा टोटल क्वांटिटी की कितनी डिमांड की जा रही है एक मार्केट के अंदर, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। एक मार्केट है, एक मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है। उस टोटल क्वांटिटी को जब देखा जाएगा, उस टोटल क्वांटिटी डिमांडेड को देखा जाएगा, उसको आप बोल दोगे मार्केट डिमांड कर्व, उसको आप बोल दोगे मार्केट डिमांड कर्व। टू डिराइव द मार्केट डिमांड कर्व we sum the quantities demanded by all individual in the market at each price level। के ऊपर आप देखोगे हर एक प्राइस लेवल के ऊपर आप देखोगे कितनी वस्तुओं की डिमांड आपकी की जा रही है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 कंज्यूमर हैं, 2 कंज्यूमर आपकी किस तरह से क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आ गई 2 कंज्यूमर की हमने देखी। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कंज्यूमर की क्वांटिटी को हमने देखा। जब 10 रुपये प्राइस था, किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपये था, तब एक कंज्यूमर के उसकी 2 यूनिट्स को परचेज किया और एक कंज्यूमर ने उसकी एक यूनिट को परचेज किया। तो दोनों ने कुल मिलकर कितनी क्वांटिटी को परचेज किया, 3 यूनिट्स को परचेज किया। तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, 3 यूनिट्स आ गई। कितनी आ गई, 3 यूनिट्स। और जब आपके प्राइस 8 रुपये थे, जब आपके प्राइस 8 थे, 8 रुपीज़ थे, तब एक कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स को परचेज किया, एक कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स को परचेज किया, तब आपके पास कितना हो गया टोटल। ये आपके किसको बता रहा है, टोटल मार्केट को बता रहा है, टोटल मार्केट डिमांडेड को ये बता रहा है। ये आपके पास टोटल मार्केट है, ये कंज्यूमर बी है, ये कंज्यूमर ए है। तो एक डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांडेड डिफरेंट कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है। जब इन सबको एक जगह पर देखा जाएगा, मतलब कि इन सबको जब कंबाइंड करके देखा जाएगा तो ये आपकी बन जाएगी मार्केट डिमांड। इसको आप बोलोगे मार्केट कर्व या इसको आप बोलोगे मार्केट डिमांड कर्व। सो आई होप कि आपको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व अच्छे से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या है। ये वही है कि स्लोप डाउनवर्ड की तरफ होता है या इंडिविजुअल डिमांड किस तरह से करते हैं, मार्केट में प्राइस आपके इंक्रीज होंगे, डिमांड आपकी कम होगी, वही चीज़ है ये। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या बोलता है? मांग का नियम बोलता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या है? वो है इसकी अजम्पशंस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तब उसकी मांग कम हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। इसको आप क्या बोलते हो? लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, और अन्य बातें समान रहने पर, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, जब आपकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, तब आपकी क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? जैसे आपके प्राइस बढ़ेंगे, जैसे आपके प्राइस, जैसे ये है का प्राइस, ये है आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड, ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है आपके पास प्राइस। जब आपके पास प्राइस बढ़ेंगे तब आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जब आपके पास प्राइस कम होंगे तब आपके पास डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से आपका ये बनता है। ये आपके पास डिमांड है, ये आपके पास डिमांड है और ये आपके पास है प्राइस, ये है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है आपका। ठीक है, प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस बढ़े, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ी। तो इस तरह से आपका डायग्राम इसका बनाया जाता है। इसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, इस तरह का होता है। तो इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ डिमांड। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल इन इकोनॉमिक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर टेंड बाय, ये वो है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को दिखाता है कि कौन कौन से कंज्यूमर बिहेव करता है और किस तरह से वो डिमांड करता है मार्केट के अंदर। अब इसकी कुछ एजम्पशन को देख लेते हैं। ये है आपकी अन्य बातें जो समान रहनी चाहिए, जो इक्वल रहनी चाहिए, इनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, सिर्फ डिमांड और प्राइस में चेंजेस आने चाहिए। केवल और केवल प्राइस में चेंजेस होने से क्या होगा? आपकी डिमांड के ऊपर हमने देखना है चेंज को। किसके ऊपर? प्राइस में चेंज होने से आपने डिमांड के ऊपर इफेक्ट को देखना है। लेकिन आपके पास जो ये आपके पास फैक्टर्स हैं, ये आपके पास जो एजम्पशन है, ये सेम रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम बढ़नी या कम होनी नहीं चाहिए। कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी अगर, तो वो क्या करेगा? वो उन चीज़ों को भी परचेज करेगा जिनकी कीमत ज़्यादा है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जब कीमत कम होगी तब ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड की जाएगी, लेकिन जब उसकी इनकम ही बढ़ जाएगी तब वो ज़्यादा कीमत पर भी ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या देखना है? हमने देखना है सिर्फ प्राइस के ऊपर इफेक्ट, हमने और चीज़ों को समान रखना है। जो क्या है? कंज्यूमर की इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंजेस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं है, जो चीज़ें परचेज कर रहा है वही वो करे। नो चेंज इन फैशन, फैशन में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स हैं वो नहीं, जो आप मतलब जो आप परचेज कर रहे हो वो नहीं। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आपके कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स आपके होते हैं जैसे टी की जगह पर कॉफ़ी। अब टी की जगह पर आपने कॉफ़ी को यूज़ किया है तो कॉफ़ी आपकी क्या होगी? रिलेटेड गुड्स। उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या करेंगे? टी को छोड़कर कॉफ़ी को परचेज कर लेंगे, है ना। नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज इन शॉर्टेजेस। अब फ्यूचर में ना तो प्राइस कम होने चाहिए ना तो प्राइस बढ़ने चाहिए, तो ये भी आपके एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए। नो चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, और ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किसी तरह के कोई चेंजेस होने चाहिए। तो ये आपकी क्या थी? अजम्पशन थी। जब आप लॉ ऑफ डिमांड करोगे, इन एजम्पशन को ध्यान में रखोगे, उसके बाद ही आप उसके ऊपर इफेक्ट को देखोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब जो डिमांड स्लोप होता है आपका वो इस तरह से बनता है, नीचे की तरफ को, इस तरह से आपका डिमांड का स्लोप बनता है। अब हम देखेंगे कि नीचे की तरफ को क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या होता है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते जाते हो तो आपको उससे मिलने वाली
जो उपयोगिता होती है वो आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिल जाती है, धीरे धीरे आप उसका जो है वो कम कंजम्पशन करते हो, इसके लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है कम होती जाती है, इसीलिए आपका डाउन स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, इसीलिए आपका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, जैसे आपके मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है, बहुत भूख लगी है आपको, आपने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 3 रोटी के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं खा नहीं पाऊंगा, या मेरा पेट भर चुका है, तो आपको जो अब अगर आपको चौथी रोटी मिलेगी या नहीं भी मिलेगी तब भी आपका पेट भरा हुआ आपको लगेगा, तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी स्टार्टिंग में आपको चाहिए थे, पहली रोटी जब आपको मिली तब आपको बहुत भूख लगी थी, तब आपको उसकी जो है नीड ज़्यादा थी, धीरे 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 उसकी नीड कम हुई, इसीलिए आपका स्लोप कैसा चला गया, डाउनवर्ड चला गया। पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, धीरे 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 कम 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 हुई इसकी आपको ज़रूरत, इसलिए इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट। कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब वो ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे, जब इनकम कम होगी तो ज़्यादा कम वस्तुओं की डिमांड करेंगे, तो इनकम इफेक्ट पड़ता है, इसलिए स्लोप डाउनवर्ड होता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ता है, कभी कभी क्या होता है पूरक वस्तु आपके पास होती है, जैसे टी की जगह फिर कॉफ़ी, अगर आपके मान लीजिए टी के प्राइसेस ज़्यादा है तो आप कॉफ़ी को परचेज कर लोगे, सो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ा, इसकी वजह से स्लोप आपका डाउनवर्ड चला गया। डिफरेंट यूजेस, अब एक ही वस्तु के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे आपके पास बिजली है, बिजली से आप पंखा भी चलाओगे, लाइट भी ऑन करोगे, गीज़र भी चलाओगे, आप रॉड भी लगा लोगे, या आप कूलर भी चला लोगे, आप एसी भी चला लोगे, तो डिफरेंट यूजेस हैं, एक ही चीज़ को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, इसीलिए भी आपके कैसा है, डाउनवर्ड है। न्यू कंज्यूमर ग्रुप, अगर आपके नए कंज्यूमर ग्रुप्स बन जाए, नई नई चीज़ों को वो परचेज कर रहे हैं, नए कंज्यूमर है, तब भी आपका जो है डाउनवर्ड स्लोप जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। क्या मतलब होता है, अपवाद। अपवाद का मतलब आपका ये हो गया कि आपके जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, वैसे तो डाउनवर्ड होता है, लेकिन जब एक्सेप्शन की बात की जाएगी तब इसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, वो अपवार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो अपवार्ड हो जाएगा। वैसे तो डाउनवर्ड होता है, लेकिन जब एक्सेप्शन होगा तब इसका अपवार्ड हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। मांग के नियम के अपवाद। मांग का नियम यह कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो ये तो सही बात है, जब डिमांड आपकी कम होगी, मतलब प्राइस आपके बढ़ेंगे तब डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये चीज़ें होती है ना, प्राइस अगर बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होंगे डिमांड बढ़ेगी। सो ये चीज़ें, ये आपका मांग का नियम बोलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां आपकी ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है। ऐसे मामलों को मांग के नियम के अपवाद या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, की लॉ ऑफ डिमांड के विपरीत जब आपका काम होगा, जब क्या होगा आपके, जब इसमें पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगी, वो देख लिया, इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गए। अब ये देख लेते हैं ये कब होता है कि आपके प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होने पर डिमांड कम होती है। ये होता है गिवन गुड्स के ऊपर। गिवन गुड्स आपकी क्या होती है, गिवन गुड्स आपकी वो होती है कि इनको आप बोलते हो निम्न कोटि की वस्तुएं भी आप इसको बोलते हो। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। गिवन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, यह मांग के नियम का उल्टा होता है। गिवन गुड्स कैसे होते हैं, जैसे जैसे आपकी वस्तुओं की कीमत बढ़ी आपकी डिमांड भी बढ़ी, आप इसको बोलते हो गिवन गुड्स। यह प्रभाव तब देखा जाता है जब कोई वस्तु एक गरीब उपभोक्ता की मूलभूत जरूरत होती है। क्या होता है, जब एक वस्तु है कोई और वो वस्तु इतनी जरूरी है कि किसी गरीब उपभोक्ता की वो बेसिक नीड है, चावल है, वो बेसिक नीड हो गया ना, उसको अगर चावल मिल रहा है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बाद में, और उसकी कीमत बढ़ने पर भी लोग इसे अधिक मात्रा में खरीदते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर इसकी क्योंकि ये कैसे होते हैं गिवन गुड्स, आप किसको बोलते हो, गिवन गुड्स आप उस कीमत उस गुड्स को बोलते हो जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। अब गरीब कंज्यूमर के लिए मान लीजिए चावल है, चावल का प्राइस बढ़ गया, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे थे कि किसी गरीब वर्ग के लिए रोटी चावल या मोटा अनाज में आपकी दालें वगैरह आती है, आपका गेहूं आता है, इसको आप मोटा अनाज बोलते हो। ये क्या है, किसी गरीब व्यक्ति के लिए बेसिक नीड्स हैं। यदि चावल की कीमत बढ़ जाती है
तो गरीब लोग मांस या अन्य महंगे विकल्पों को छोड़कर और अधिक चावल की खरीद कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति के लिए चावल क्या है, एक बेसिक नीड है, वो तो चाहिए, वो तो सबकी बेसिक नीड है, वो तो चाहिए ही है सबको। लेकिन क्या होता है, अगर चावल की कीमत बढ़ जाती है, चावल की कीमत बढ़ने पर भी उसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नीड है। अब उसकी जगह पर जो है गरीब लोग चावल को छोड़कर मांस या अन्य महंगे चीज़ों को तो नहीं खरीद सकते हैं, वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको आप बोलते हो गिवन गुड्स की। जब आपके प्राइस बढ़ेंगे किसी गुड्स के, तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड है, आपकी वो बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती है, इसलिए उनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी डिमांड बढ़ती है। इसलिए इसके बीच में क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट आपका डिमांड एंड प्राइस में आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स आपकी वो वस्तुएं होती हैं जिसको आप प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं भी बोलते हो। वेबलिन वस्तुएं वे लग्जरी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इन्हें स्टेटस सिंबल मानते हैं। कभी कभी कुछ आपकी ऐसी वस्तुएं होती है जिसको स्टेटस सिंबल के लिए या शो ऑफ करने के लिए आप परचेज करते हो। तो आप ये सोचते हो कि जितनी ज़्यादा महंगी ये वस्तुएं होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारा सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होगा, इसलिए उनकी कीमत बढ़ने पर आप ज़्यादा महंगी वस्तुएं आप खरीदते हो, ज़्यादा महंगी वस्तुओं की डिमांड आप करते हो। कुछ उपभोक्ता महंगी वस्तुओं को सामाजिक प्रतिष्ठा सोशल स्टेटस में जोड़ते हैं। जब इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो लोग इसे और भी अधिक खरीदते हैं ताकि वे अमीर या उच्च वर्ग में दिख सके, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दिख सके। मतलब कुछ नहीं है, शो ऑफ करना है लोगों को। इसीलिए नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, उनको लग रहा है ज़्यादा अगर उसकी कीमत है वो ज़्यादा अच्छी है, उसका 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा देकर ही उनको खरीदनी है वो चीज़ें। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे ब्रांडेड घड़ियाँ, रोलेक्स है, लोग रोलेक्स खरीदते हैं। अगर लोगों को 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है, उसमें वो बार्गेनिंग करेंगे। रोलेक्स खरीदते टाइम वो 10,000 भी अगर वो एक्स्ट्रा आपसे मांग लेंगे तब भी आप दे दोगे। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं वेबलिन गुड्स। महंगी गाड़ियाँ, फरारी, लैम्बोर्गिनी, डिजाइनर कपड़े, गुच्ची, लुइस वेतॉन हो गया जैसे, तो ये आपके कैसे हैं, ये आपके स्टेटस सिंबल को बताते हैं, वेबलिन गुड्स होते हैं। इसमें भी जब आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं तब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव मार्केट। स्पेकुलेटिव मार्केट में होता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और लोग ये सोच कर कि उसकी और भी ज़्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि उससे उसको भविष्य में कीमत उसकी बढ़ेगी। शेयर बाजार है, सोना है, क्रिप्टो करेंसी जैसी जगहों पर लोग कीमत बढ़ने के चक्कर में उसको ज़्यादा खरीदते हैं, ताकि उसको ये उम्मीद होगी कि आगे चलकर इसके जो है आपको प्राइस ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए ज़्यादा कीमत होने पर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदने का क्रेज लोगों को फालतू का ही होता है, सोने की खरीदारी करते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ गुड्स आते हैं जिसको आप नेसेसिटीज गुड्स बोलते हो, आवश्यक वस्तुएं बोलते हो। क्या वस्तुएं बोलते हो? कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है कि उनको ज़्यादा कीमत देकर भी परचेज करना ही पड़ता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आवश्यक होती हैं, जिनकी मांग उनकी कीमत बढ़ने के बावजूद कम नहीं होती है, क्योंकि लोग उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यह वस्तुएं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और इनकी कीमत बढ़ने पर भी लोग इन्हें खरीदने को मजबूर रहते हैं। तो इसलिए भी आपकी जो है वो एक्सेप्शन आपका होता है। जैसे दवाएं हैं, इंसुलिन है, कैंसर की दवाएं हैं, पेट्रोल, डीजल, पानी, नशे की। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, नशे की वस्तुएं होती है, वो उसको चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ती है अगर, तब भी वो उनको परचेज करने के लिए मजबूर रहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी मांग उनकी कीमत के बावजूद कम नहीं होती है, क्योंकि वे लोगों की लत एडिक्शन बन चुकी होती है नशे से जुड़ी, जैसे शराब, सिगरेट आदि ऐसे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी कंज्यूमर इसको खरीदना जारी रखते हैं, जैसे सिगरेट, शराब, ड्रग्स एंड तंबाकू होते हैं। जब इनका प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तब भी डिमांड आपकी बढ़ती ही है इसमें। तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस के बढ़ने पर भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। सो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है युद्ध, आपदा या निश्चितता की स्थिति। कैसी वॉर है, ये डिजास्टर आ गया, अनसर्टेनिटी, युद्ध चला है, तब आप ऐसा नहीं देखोगे कि महंगी है तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। युद्ध चला है तब आप ऐसा ही देखोगे ना कि जो भी चीज़ आपकी है महंगी है, सस्ती है, वो यूज हो। या अनसर्टेनिटी का भी कुछ हो जाता है, या आपदा आपकी आ जाए, तब तो आप महंगा सस्ता कुछ नहीं देखते हो। तो जब किसी वस्तु की कमी या भविष्य में उसके दुर्लभ होने की आशंका होती है तो लोग उसकी अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं, भले ही कीमत अधिक हो। डर और अनिश्चितता की वजह से लोग वस्तु को स्टॉक करना चाहते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजर और मास्क की कीमत बढ़ने पर भी लोग ने इसे जमकर खरीदा। युद्ध के दौरान पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने पर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है। ये था आपके पास एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और जब आपके एक्सेप्शन की बात होती है तब आपका जो स्लोप होता है वो अपवार्ड चलता है। कैसा चलता है? अपवार्ड चलता है। और यहाँ पर आपके प्राइस और जो आपके डिमांड होते हैं उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपके प्राइस एंड डिमांड के बीच में। ठीक है। ये था आपका एक्सेप्शंस ऑफ प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट है आपके पास मूवमेंट्स अलोंग विद डिमांड कर्व। मूवमेंट्स अलोंग विद डिमांड कर्व के बीच में आपका आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसको आप बोलते हो मांग का विस्तार। अब मांग का विस्तार क्या हो गया कि एक्सटेंशन बढ़ती है। मांग किस तरह से बढ़ेगी? आपकी डिमांड किस तरह से बढ़ेगी? जब आपकी एक ही वस्तु के अपने ही कीमतों में परिवर्तन जब होता है ना, एक वस्तु है, वस्तु के अपने कीमत में परिवर्तन होने से जब उसकी डिमांड में परिवर्तन होता है तब आप उसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। एक्सटेंशन आपका होता है विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है संकुचन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ रही है कीमत। जब किसी एक वस्तु की इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब एक वस्तु है, एक वस्तु के अपने कीमत फॉल होंगे, एक वस्तु की अपनी कीमत कम होगी और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के अपने ही प्राइसेस कम होने से जब उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तब आप उसको बोलते हो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दिस इज सोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आपको नीचे की ओर दिखता है। डिमांड आपकी कहाँ बढ़ती है? इंक्रीज कहाँ, एक्सटेंशन कहाँ होता है डिमांड का? नीचे की तरफ को। कैसे होगा? नीचे की तरफ को होगा। ये बड़ी डिमांड ये होता है आपका। ये नीचे की तरफ को बढ़ता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। जैसे आपकी डिमांड कर्व होती है वैसा ही होता है, तो इसको आप बोलते हो एक्सटेंशन। जब किसी वस्तु के अपने कीमत कम होने से जब उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसको आप बोलते हो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। उसी की तरह आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब आपके पास एक वस्तु है, एक वस्तु की अपनी कीमतें बढ़ने से, एक वस्तु की अपनी कीमतें बढ़ी, अपनी कीमतें बढ़ने से जब उसकी मांग में कमी आ जाती है तब आप उसको बोलते हो मांग का संकुचन या उसको बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? जैसे आपको इस डायग्राम से शो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन का। ये आपके पास नॉर्मल प्राइस है, डिमांड है, नॉर्मल है। क्या हुआ जब आपके प्राइस कम हुए, ये है आपकी प्राइस, जब आपके प्राइस कम हुए तब आपकी डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ गई। जैसे ही आपके क्या हुआ? जैसे ही आपके प्राइस बढ़े, जैसे ही आपके प्राइस बढ़े आपकी डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़े, डिमांड कम, प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ गई। तो जब आपकी डिमांड बढ़ी तो वो एक्सपेंशन हो गया या आपका एक्सटेंशन हो गया, उसको आपने एक्सपैंड कर दिया डिमांड को। जैसे ही आपके प्राइस बढ़े तो आपकी डिमांड कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसको आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और क्या बोलते हो? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आप देखते हैं क्या है, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आपकी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो रही है, खिसक रही है। शिफ्ट, खिसकाव, डिमांड कर्व में खिसकाव। ये कब होगा? जब आपके प्राइस सेम रहने पर प्राइस आपके उतने ही होंगे। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तब वो इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस के सेम रहने पर जब आपकी डिमांड कम होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जो आपके प्राइस एग्जिस्टिंग है, जो आपके प्राइस एग्जिस्टिंग है, इसी प्राइस के ऊपर जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो इसको आप क्या बोलते हो? इंक्रीज इन डिमांड। और यहीं पर जब आपकी ये कम हो जाएगी तो अब इसको आप बोलते हो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड ये तो इसको हम इसी से ही समझते हैं। क्या होता है? ये आपके पास प्राइस है, प्राइस आपके पास स्टेबल है, प्राइस तो आपके बढ़े या कम नहीं हुए, प्राइस आपके स्टेबल है। ये आपके पास नॉर्मल था डिमांड। ठीक है, जब आपकी प्राइस स्टेबल रहने पर डिमांड बढ़ी तो इसको आपने बोला इंक्रीज। जब प्राइस आपके यही रहे, यही आपके प्राइस रहे, जब आपके प्राइस कम हुए, प्राइस नहीं, जब प्राइस के सेम रहने पर आपकी डिमांड कम हुई उसको आपने बोल दिया डिक्रीज। जब प्राइस के स्टेबल रहने पर डिमांड बढ़ी उसको इंक्रीज, प्राइस के स्टेबल रहने पर डिमांड कम हुई उसको डिक्रीज। इसको आपने बोला इंक्रीज और डिक्रीज, और पीछे आपने पढ़ा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ? जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से डिमांड में परिवर्तन हुआ। और कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन वही हो गया। वहीं पर आपका जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो कब हुआ? जब आपके प्राइस के स्टेबल रहने पर डिमांड कम या ज्यादा हुई, तब आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गया। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। Now we have the elasticity of demand. Now we have the next topic is elasticity of demand. अब इसको देख लेते हैं ये क्या है। Elasticity of demand measure how sensitive the quantity demanded of goods or services is to change in various factor। कि क्या होता है, various factors आपके पास ये है फैक्टर जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। इन फैक्टर में चेंज आने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है। आपके वेरियस फैक्टर्स में चेंजेस आने से आपकी डिमांड में क्या चेंज आता है, इसको आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या परिवर्तन हुआ, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या परिवर्तन हुआ, रिलेटेड गुड्स आपके प्राइस की रिलेटेड गुड्स में चेंज हुआ प्राइसेस में, तो इससे आपकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इसी को ही आपने अंडरस्टैंड करना है। इसको आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? सबसे पहले आपके पास आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आपका ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसको आप बोलते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हो? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की मूल्य में, प्राइस में परिवर्तन होने से उसकी डिमांड में कितना परिवर्तन होता है, इसको आप बोलते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस में परिवर्तन होने से डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, उसको आपने बोल दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस के ऊपर आप डिमांड का इफेक्ट देखोगे। उसके बाद आप देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका पास आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आप उस डिमांड को बोलते हो जब आपकी कीमतें स्थिर रहने पर, कीमतें के स्टेबल रहने पर, कीमतों में बिल्कुल भी परिवर्तन ना होने पर, जब आपकी डिमांड बढ़ती है, जब आपकी डिमांड कम होती है कि, और जैसे ही आपके प्राइस में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो आपकी डिमांड जीरो हो जाती है। तो उसको आप क्या बोलते हो? प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसको आप क्या बोलते हो? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या हुआ, कीमतें आपकी स्टेबल रही, कीमतों में आप कुछ भी परिवर्तन ना होने से, कीमतों के शून्य रहने पर या कीमतों के स्थिर रहने पर, कीमत के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की डिमांड में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर डिमांड आपकी इन्फिनिटी है, डिमांड आपकी इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि प्राइस आपके स्टेबल हैं। प्राइसेस में अगर चेंजेस होंगे तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसको आप क्या बोलते हो? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है कि जब आपकी क्या है, डिमांड आपकी स्टेबल है, आपकी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीमतों के बढ़ने या कम होने से जब आपकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप क्या बोलते हो? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसको आप बोलते हो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एक में क्या हुआ? एक में प्राइस स्टेबल है, दूसरे में डिमांड स्टेबल है। एक में डिमांड है, एक में प्राइस है, स्टेबल है। ठीक है, उसके ऊपर आप डिमांड का इफेक्ट देख रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि जितना चेंज आपके प्राइसेस में होता है उससे ज़्यादा चेंज आपके डिमांड में होता है। कि प्राइसेस के बढ़ने से, प्राइसेस आपके थोड़े से बढ़े हैं लेकिन आपकी डिमांड उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो प्राइसेस में थोड़ा सा परिवर्तन होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसको आप बोलते हो इलास्टिक डिमांड। उसको आप बोलते हो इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आपके पास आता है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड आता है आपके पास, इसको आप बोलते हो जब आपके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है लेकिन आपकी डिमांड में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। यहाँ पर क्या है, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिमांड आपकी थोड़ी सी बढ़ रही है। और जब आप
इलास्टिक डिमांड की बात करते हो, इलास्टिक में आपके प्राइस थोड़े से बढ़ते हैं और डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ती है। और इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस आपके ज़्यादा बढ़ते हैं और डिमांड आपकी थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो इनइलास्टिक डिमांड। लास्ट आपका आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक आप इसको बोलते हो कि जब आपके जितना परसेंटेज चेंज आपके प्राइस में होता है उतना ही चेंज आपकी डिमांड में होता है। मतलब कि जितना चेंज आपके प्राइस में होता है, प्राइस में उतना चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ। तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, या आपका ऐसे ही आर्क बनाते हैं, तो इसको आप बोलते हो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना चेंज होता है। एक कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आने से, कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन होने से वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन होता है, इसको आप बोलते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने क्या देखना है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज देखना है। कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से वस्तु की डिमांड में कितना चेंज होता है। परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा, प्राइस में हमने देखा कि कीमत में चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या असर हुआ। इनकम में हम देखेंगे इनकम में चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या असर हुआ। तो इसको आप बोलते हो इनकम इलास्टिक डिमांड। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होती है, द डिमांड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक में राइज, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ये आपका बता रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है तो जिसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती है, तो उनकी डिमांड बढ़ती है। सो आपका इनकम का रिलेशनशिप डिमांड के साथ देख रहा है। लास्ट टाइप्स आपके पास आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये होता है, आप क्या करोगे, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग के ऊपर क्या परिवर्तन आता है, उसको आप बोलते हो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में या दूसरी वस्तु की डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसको आप बोलते हो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स बी, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसको आप बोलते हो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये था आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पढ़े इलास्टिसिटी, हमने इसके टाइप्स पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड के या डिमांड के हमने टाइप्स पढ़े, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड हमने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में हमने उसके भी टाइप्स पढ़े, जिसके हमने इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी डिमांड, इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, हमने ये कुछ इसके टाइप्स पढ़े। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कल से आज हमारा यूनिट 3 का एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। 2025 में नेट क्लियर करना है तो अच्छे से पढ़िए, साथ में जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को ज़रूर करके देखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है मुझे, तो वो भी मुझे आप सजेशन दीजिएगा, वो भी मैं करने का प्रयास करूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।